नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी ब्रेन की संरचना को देखेंगे और पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर तंत्रिका तंत्र है क्या, नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित यानी कि नर्व्स सेल से निर्मित अंगों का समूह जो शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का कार्य करता है, वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? शरीर में नियंत्रण यानी कि कंट्रोल बनाए रखना और संचालन, उसका संचालन करना और समन्वय यानी कि तालमेल बनाए रखना। तो शरीर में नियंत्रण, संचालन और समन्वय का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तो मानव शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। तो जो नर्व्स हैं यानी कि तंत्रिकाएं हैं, ये शरीर के लगभग हर एक भाग को ब्रेन के साथ और मेरुरज्जु यानी कि और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़कर रखती हैं और उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है? तो तंत्रिका तंत्र में 3 अंग शामिल होते हैं। पहला तो है ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो जो हमारे मस्तिष्क से नीचे की ओर धागे नुमा संरचना निकलती है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसकी रक्षा के लिए बाहर रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से सुरक्षा कौन प्रदान करती है? तो रीढ़ की हड्डी प्रदान करती है। उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि दिमाग के साथ जुड़ी होती है। उसके बाद है नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं। तो जो तंत्रिकाएं हैं, ये हमारे शरीर के लगभग हर एक हिस्से तक पहुंची होती है। तभी तो दिमाग से जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो हमारा शरीर फॉलो करता है, और हमारे शरीर से जो इंस्ट्रक्शन जाती है वो हमारा दिमाग फॉलो करता है। यानी कि जो नर्व्स हैं, ये हमारे शरीर के लगभग हर एक हिस्से तक पहुंची होती हैं। तो नर्वस सिस्टम में ये तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो आगे हम नर्वस सिस्टम के टाइप से देख लेते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार देख लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। तो पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा भाग है स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? तो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, तो इन 2 चीज़ों से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वयं की एवं पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो सबसे पहले देखते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, यही पूरे नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 98% जो क्वेश्चन बनते हैं नर्वस सिस्टम से, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बनते हैं। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो मस्तिष्क शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है जो विचार, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करता है और हमारे आसपास की दुनिया को देखने, सीखने, याद रखने और प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन देने की हमारी क्षमता के लिए मस्तिष्क दिमाग आवश्यक है।
तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? तो हमारे मस्तिष्क का औसतन वजन लगभग 1350 ग्राम के आसपास होता है। तो याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम के आसपास होता है। और वैसे तो जो हमारा दिमाग है ये संपूर्ण शरीर के वजन का मात्र 2% होता है, लेकिन ये पूरे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। तो जो हमारा दिमाग है ये हमारे भार का मात्र 2% होता है, लेकिन हमारे शरीर में जितना ब्लड है उसका 20% ब्लड और हमारे शरीर के ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन दिमाग ही इस्तेमाल कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड है और ऑक्सीजन है किसको लगती है? दिमाग को, मस्तिष्क को लगती है। तो हमारा दिमाग एक कोमल अंग है जो कि कपाल अस्थि यानी कि क्रेनियम के नीचे स्थित होता है। तो क्रेनियम क्या है? तो मैंने आपको कंकाल तंत्र वाले वीडियो में हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं सभी के बारे में पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने आपको क्रेनियम यानी कि कपाल के बारे में पढ़ाया था। तो जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं कलरफुल, इसी को क्रेनियम कहा जाता है। तो क्रेनियम का काम क्या है? तो क्रेनियम हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि क्रेनियम के नीचे ही हमारा दिमाग होता है। और जो क्रेनियम है ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है, जो कि हमने कंकाल तंत्र में पढ़ा था। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डी होती है। एक हड्डी होती है जो कि आँख के पास होती है, इसका नाम है एथमोइड। एक हड्डी है जो हमारी कनपट्टी पर होती है, उसका नाम है स्फेनोइड। और जो हमारे माथे पर हड्डी होती है उसका नाम है फ्रंटल। 2 हड्डी हमारे सिर के ऊपर होती है जिसका नाम है पेरिएटल। और 2 हड्डी हमारे कान के पास होती है जिसका नाम है टेम्परल। और एक हड्डी हमारे सिर के पीछे वाले भाग में होती है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल। तो टोटल मिलाकर 8 हड्डियों से हमारा कपाल बनता है, जिसे इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम का काम क्या है? हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करना। तो इसी के नीचे हमारा दिमाग होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे मेनिन्जेस कहते हैं। और ये मेनिन्जेस 3 परतों से बनी होती है। तो देखिए, सबसे ऊपर तो चमड़ा होता है, चमड़े के नीचे क्रेनियम होता है, और क्रेनियम के नीचे जो हमारा दिमाग है ना, ये एक झिल्ली से घिरा होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारे शरीर के सेंसिटिव ऑर्गन है ना, वो झिल्ली से घिरे होते हैं। जैसे जो हमारा हार्ट है, फेफड़े हैं, किडनी है, इन सभी के बाहर एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है। उसी प्रकार जो हमारा मस्तिष्क है ना, दिमाग है, इसके बाहर भी एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है मेनिन्जेस। और जो ये मेनिन्जेस झिल्ली है ये हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है। और जो ये मेनिन्जेस झिल्ली है ना, ये 3 परतों से बनी होती है। तो सबसे ऊपरी परत को कहते हैं ड्यूरा मैटर। ये सबसे बाहरी परत होती है जो कि कपाल अस्थि से जुड़ी होती है, यानी कि क्रेनियम से जुड़ी होती है। तो क्रेनियम के नीचे ही ये मेनिन्जेस झिल्ली की परत पाई जाती है जिसका नाम है ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर के बाद इस झिल्ली की दूसरी परत है जिसका नाम है आर्किनोइड। ये मध्य वाली परत होती है जो कि कोमल ऊतकों से, ऊतक यानी कि टिश्यू से निर्मित होती है। उसके बाद तीसरी परत का नाम है पाया मैटर। तो ये सबसे भीतरी परत होती है जो कि मस्तिष्क की सतह से लिपटी होती है। तो देखिए, सबसे ऊपर है क्रेनियम, क्रेनियम के बाद मेनिन्जेस झिल्ली है जो कि 3 परतों से बनी है। पहली परत है ड्यूरा मैटर, दूसरी परत है आर्किनोइड और तीसरी परत है पाया मैटर। इन तीनों ही परतों का नाम याद रखिएगा, ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड और पाया मैटर। उसके बाद आगे है कि मेनिन्जेस परत तथा मस्तिष्क के मध्य एक द्रव पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, जो कि हमारे दिमाग को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, सबसे ऊपर है क्रेनियम, क्रेनियम के बाद क्या है? मेनिन्जेस परत है। और मेनिन्जेस परत के नीचे ये द्रव भरा हुआ है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। और इस द्रव के नीचे हमारा मस्तिष्क होता है। तो हमारे मस्तिष्क को कौन कौन सुरक्षा प्रदान करता है?
सबसे पहले तो कपाल यानी कि क्रेनियम, उसके बाद मेनिंजस की 3 परतें होती हैं, उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है, उसके नीचे हमारा मस्तिष्क होता है। तो मेनिंजस परत में रोगाणुओं का हमला होने पर इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण हुई थी। तो जो ये मेनिंजस झिल्ली है ना, इस पर रोगाणुओं का हमला होने के कारण सूजन आ जाती है, जिसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। और जो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु भी इसी बीमारी के कारण हुई थी। इस बीमारी का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। उसके बाद आगे अब हम जो हमारा मस्तिष्क है ना, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, इसके 3 भाग हैं। आगे वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, फोर ब्रेन कहा जाता है। बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, मिड ब्रेन कहा जाता है। और पीछे वाले भाग को पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन कहा जाता है। तो हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है। आगे वाले भाग को अग्र मस्तिष्क, बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाले भाग को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। और जो आगे वाला भाग है यानी कि अग्र मस्तिष्क है, इसमें क्या क्या शामिल है? तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस शामिल हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमारे दिमाग के 3 भाग हैं और जो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं, दूसरा है थैलमस और उसके बाद है हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क में क्या क्या शामिल है? प्रमस्तिष्क, थैलमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इसका नेम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो मध्य मस्तिष्क में क्या क्या शामिल है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। तो ये मध्य मस्तिष्क के भाग हैं। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला दिमाग। तो पश्च मस्तिष्क में क्या क्या शामिल है? तो सेरेबेलम, दूसरा है पोन्स वेरोलाई और तीसरा भाग है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा पीछे वाला दिमाग पश्च मस्तिष्क बना है। और आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है, तो देखिए हमारे दिमाग का सबसे बड़ा वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क से छोटा भाग है पश्च मस्तिष्क और हमारे दिमाग का सबसे छोटा भाग है मध्य मस्तिष्क। तो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क और सबसे छोटा भाग है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। हमारे दिमाग के 3 भाग हैं ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला भाग अग्र मस्तिष्क। और जो अग्र मस्तिष्क है ना, इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। तो इसका पहला भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। तो जो आप ये हमारे दिमाग का ग्रीन वाला भाग देख रहे हैं ना, इसे सेरिब्रम कहा जाता है, जो कि अग्र मस्तिष्क के अंदर आता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है। उपभाग यानी कि सब पार्ट। क्योंकि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो तो है अग्र मस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क है ये तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, इसीलिए ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग कहलाएगा, सब पार्ट कहलाएगा, ना कि पार्ट। क्योंकि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। तो जो प्रमस्तिष्क है इसे इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग होता है, जो कि पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। और ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। तो स्टूडेंट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यही इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, वॉलंटरी मूवमेंट, स्पीच और जो थिंकिंग है ये मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम वाले भाग से होती है। जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, बुद्धिमत्ता है, और जो हमारी मेमोरी है,
ये मस्तिष्क के किस भाग के कारण है? तो सेरिब्रम के कारण है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि हमारी स्मरण शक्ति या हमारी बुद्धिमत्ता मस्तिष्क के किस भाग के कारण होती है? तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम के कारण होती है। तो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है थैलमस। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है ना, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो पहला भाग हमने पढ़ लिया सेरिब्रम, दूसरा भाग है थैलमस। जो आप ये ऑरेंज कलर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये थैलमस। तो मस्तिष्क का यह भाग स्पर्श करने, सूंघने एवं स्वाद लेने में सहायक होता है और ये बाहरी ताप यानी कि गर्मी एवं सर्दी को नियंत्रित करता है और बाहरी दर्द जो त्वचा के द्वारा आते हैं उन्हें महसूस कराता है, जैसे सुई या कांटे का चुभना। तो हमारे शरीर को जो भी बाहरी एहसास होता है वो किसके कारण होता है? तो थैलमस के कारण होता है। जो भी हमारे शरीर को बाहर से ठंडी, गर्मी या बाहरी दर्द होता है वो किसके कारण होता है? उसका एहसास हमें किसके कारण होता है? तो ये थैलमस वाले भाग के कारण उसका एहसास होता है। हमारी त्वचा को कोई स्पर्श करेगा या हमारी त्वचा पर कोई सुई चुभोएगा तो इसका एहसास हमें किसके कारण होता है? तो मस्तिष्क के थैलमस वाले भाग के कारण इसका एहसास हमें होता है। उसके बाद है अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग हाइपोथैलमस। जो आप ये रेड वाला भाग देख रहे हैं ना, ये है हाइपोथैलमस। तो यह शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है और ये आंतरिक दर्द को महसूस करवाता है, जैसे पेट या सिर में दर्द होना। तो जो थैलमस है ना, वो बाहरी दर्द का एहसास करवाता है और जो हाइपोथैलमस है ये अंदरूनी दर्द का एहसास करवाता है। थैलमस का काम क्या था? जैसे हमें किसी ने बाहर से कांटा चुभोया या सुई चुभोई तो वो बाहरी दर्द का एहसास है ना, तो वो किसके कारण होता है? थैलमस के कारण होता है। लेकिन जो आंतरिक दर्द होता है, तो जैसे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ये आंतरिक दर्द है ना, तो आंतरिक दर्द का एहसास हाइपोथैलमस करवाता है। और ये संवेदना और जो हमारी फीलिंग्स है ना, जैसे प्यार, गुस्सा, घृणा, नफरत, भूख, प्यास, हंसना, सुख दुख आदि का अनुभव भी हाइपोथैलमस करवाता है। यानी कि जो भी हमारी अंदरूनी फीलिंग्स हैं, प्यार है, गुस्सा है, नफरत है, इसका एहसास हमें कौन करवाता है? तो हाइपोथैलमस करवाता है। जो हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो दिमाग के किस हिस्से के कारण हमें भूख लगती है, प्यास लगती है? तो हाइपोथैलमस के कारण इसका एहसास हमें होता है। तो मस्तिष्क का पहला भाग हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि जो अग्र मस्तिष्क है इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो अग्र मस्तिष्क के बाद अब हम दिमाग का दूसरा भाग पढ़ते हैं, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं। तो हमारा जो मिड ब्रेन है ये हमारे दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है। तो मिड ब्रेन का पहला भाग है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो जो आप ये बैंगनी वाला भाग देख रहे हैं यह है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इसका काम क्या है? तो ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र है। दृष्टि यानी कि विज़न, देखने की शक्ति, और श्रवण शक्ति यानी कि हियरिंग पावर, सुनने की शक्ति। तो देखने और सुनने की शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो हमारे दिमाग का जो ये वाला हिस्सा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये देखने और सुनने की शक्ति का केंद्र है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंडिकल। तो इसका काम क्या है? तो ये दिमाग के अन्य भागों को स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो जो सेरिब्रल वाला हिस्सा है ये दिमाग के जो बाकी के भाग हैं ना, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है। तो मध्य भाग से आपको बस इतना याद रखना है कि ये हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और जो मध्य मस्तिष्क का भाग है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये देखने और सुनने की शक्ति का केंद्र है। तो मस्तिष्क के 2 भाग हमने पढ़ लिए। पहला भाग था अग्र मस्तिष्क, दूसरा था मध्य मस्तिष्क। अब मस्तिष्क का आखिरी और तीसरा भाग पढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। तो जो हमारा पश्च मस्तिष्क है इसके भी 3 भाग हैं। पहला भाग है सेरेबेलम। तो जो आप ये येलो कलर वाला भाग देख रहे हैं इसे सेरेबेलम कहते हैं। जो हमारे दिमाग के पीछे वाला भाग होता है, जो हमारी गर्दन के ऊपर वाला भाग है ना, इसी को सेरेबेलम कहते हैं। तो इसी को
छोटा दिमाग एवं अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसका काम क्या है? तो ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि वॉलंटरी एक्शन, तो जो क्रियाएं हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हम अपनी गर्दन को मोड़ रहे हैं, हाथ को हिला डुला रहे हैं, ये सब क्या है? ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? तो सेरेबेलम करता है और ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे शरीर का जो संतुलन है, हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य किसका है? सेरिबेलम का है। सेरिबेलम के कारण ही हम सीधे खड़े होकर चल पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। और ये मांसपेशीय संकुचन का कार्य कराता है, अर्थात किस अंग को कितना मोड़ना है ये उसमें सहायक होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारा जो हाथ है या पैर है, जिसको हम अपनी इच्छा से मोड़ सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, तो ये किसके कारण होता है? तो दिमाग के सेरेबेलम के कारण होता है। यही इंस्ट्रक्शन देता है जिसके कारण हम अपने हाथ पैर या अपने शरीर के जो बाकी के अंग हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं, किसके कारण? तो सेरिबेलम के कारण। और ज़्यादा शराब का सेवन करने से सेरिबेलम सही से काम नहीं करता। तो आप देखते हैं ना कि जो शराबी होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा शराब पी लेते हैं, वो लड़खड़ाने लगते हैं, यानी कि शरीर का संतुलन खो देते हैं। क्योंकि शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। और जब व्यक्ति ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसके दिमाग का जो ये सेरिबेलम वाला हिस्सा है ना, ये सही से काम नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और लड़खड़ाने लगता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है पोन्स वेरुलाई। तो जो आप ये पिंक कलर का हिस्सा देख रहे हैं ना, यह है पोन्स वेरुलाई। तो ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है और ये शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपनों यानी कि स्टिमुलस को ग्रहण करता है और मस्तिष्क के भागों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो मैसेज है, संदेश है, ग्रहण करता है और मस्तिष्क के भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग मेड्यूला ओब्लोंगेटा। तो जो मेड्यूला वाला भाग है ना, ये हमारे शरीर में होने वाली अनऐच्छिक क्रियाओं को, जो हमारी इच्छा से क्रियाएं नहीं हो रही, उनको नियंत्रित करता है, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन को ये कंट्रोल करता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे पाचन, हृदय की धड़कन। तो आप अपनी हृदय की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि पाचन, हृदय की धड़कन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, ब्लड प्रेशर, हिचकी आना, छींकना या उल्टी करना आदि क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे दिमाग का जो मेड्यूला वाला भाग है, ये इन सबको यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हमने मस्तिष्क को पढ़ लिया। अब उसके बाद हम मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारे दिमाग का मेडुला वाला हिस्सा था ना, यहीं से मेरुरज्जु निकलती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो मेडुला का पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है। तो ये मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है, जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शन को नियंत्रित करती है। तो रिफ्लेक्सिव एक्शन कौन सी होती हैं? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बहुत ही तीव्रता से और बिना सोचे पूर्ण हो जाती हैं और आकस्मिक परिस्थितियों यानी कि अचानक घटित परिस्थितियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। तो इसके द्वारा मस्तिष्क को कुछ आराम मिलता है। तो जो हमारी मेरुरज्जु है ना, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये क्या करती है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अचानक घटित होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाते हैं तो तुरंत क्या करते हैं? हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये क्या है? ये अचानक घटित घटना है जहाँ पर बिना सोचे हमें तुरंत एक्शन लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड अपना काम करती है। जो हमारा दिमाग है वो किसी और चीज़ में बिजी है, तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो तुरंत एक्शन लेती है। तो जब भी हम किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाते हैं तो तुरंत हटा लेते हैं। तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करती है? तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु इसको नियंत्रित करती है। तो ये तो था हमारी तंत्रिका तंत्र का पहला भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हमने शुरुआत में देखा ना कि जो नर्वस सिस्टम है
इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, वो हमने पढ़ लिया। अब इसका दूसरा भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो 95% क्वेश्चन तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बनते हैं, और जो बाकी के 5% क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? तो जो हमारा दिमाग है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं निकलती हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक फैली होती हैं। इसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जो आप ये ऑरेंज कलर की नर्व्स देख रहे हैं ना, तंत्रिकाएं देख रहे हैं, जो हमारे शरीर के हर हिस्से में फैली हुई हैं, इन्हीं को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो जो हमारा दिमाग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मान लो हमारे हाथ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो हमारे हाथ तक वो इंस्ट्रक्शन, वो संदेश पहुंचेगा कैसे? तो इन्हीं नर्व्स की सहायता से वो संदेश पहुंचेगा। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। तो यहाँ से बस 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव के मस्तिष्क में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मानव के मस्तिष्क से कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो जब भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि बताइए मानव के मस्तिष्क से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। दोनों ही याद रखिएगा। उसके बाद आगे अब हम नर्वस सिस्टम का आखिरी भाग देखते हैं, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इस तंत्र का निर्माण तंत्रिकाओं से निकलने वाले रसायन के आधार पर यानी कि तंत्रिकाओं से निकलने वाले हार्मोन के आधार पर किया जाता है। तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का तंत्र होता है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्रिका तंत्र है जिनसे एड्रेनलिन नामक रसायन का स्त्रावन होता है और ये शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यह क्या करता है? शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो जैसे मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक आप अपने आगे एक जहरीले सांप को देख लेते हैं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके हृदय की गति तेज हो जाएगी। तो जो आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, तो जब भी आपको कोई डर का एहसास होगा या किसी विचित्र घटना का एहसास होगा, तो तुरंत क्या होगा? आपके हृदय की गति को तेज कर देगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। और क्या होता है इसमें? आँख की पुतली को फैलाता है और इसमें श्वसन दर तीव्र हो जाती है, यानी कि सांस लेने की दर तीव्र हो जाती है। और ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप कर नहीं रहे, इसीलिए इसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका दूसरा भाग है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसकी तंत्रिका तंत्रों से एसिटाइलकोलिन नामक रसायन का स्त्रावन होता है और ये शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को घटाता है, यानी कि ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा शरीर है ये पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो जैसे हम डर जाते हैं तो हमारे हृदय की गति तेज हो जाती है, उसे कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। लेकिन कुछ देर बाद जो हमारा शरीर है ये पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। किसके कारण? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। अब हृदय की गति कम होने लगती है, आँख की पुतली संकुचित होने लगती है, ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है और श्वसन दर भी कम होने लगती है। तो अब हमारा शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो इसके बाद आखिरी में हम अल्जाइमर रोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अल्जाइमर रोग क्या है? तो अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसे आम भाषा में भूलने की बीमारी कहा जाता है। तो अल्जाइमर रोग वैसे तो उम्र के किसी भी दौर में हो सकता है, लेकिन इसकी होने की ज़्यादा संभावना 60 वर्ष के बाद होती है। तो इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में हाल की घटनाओं या बातचीत को भूलने की समस्या होती है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त
कमज़ोर हो जाती है और वो रोज़मर्रा के कार्य करने की क्षमता को खो देता है। तो अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, हम भूलने की बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो आज का हमारा थियरी सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? तो हमारा दिमाग और स्पाइनल कोड। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है? तो हमारे दिमाग का औसतन भार कितना होता है? तो 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में हमारे दिमाग का भार होता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली कौन सी है? तो हमारे दिमाग को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेनिंजस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही होगा? तो सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है ये हमारे दिमाग का 2/3 हिस्सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन क्या है कि जो सेरिबेलम है ये हमारे मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में स्थित है। ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि यह गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है। तो ये कथन गलत है। तीसरा कथन क्या है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। तो ये कथन भी सही है। और चौथा कथन है कि यह शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो चौथा कथन भी सही है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है ये कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में स्मृति शक्ति पाई जाती है, यानी कि मानव मस्तिष्क में मेमोरी पावर किस हिस्से में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सेरिब्रम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में दिमाग का कौन सा हिस्सा सहायक है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे दिमाग का जो सेरिबेलम वाला हिस्सा है ये सहायक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारी मेरुरज्जु है इसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वास और हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जो मेडुला वाला हिस्सा है ना, ये हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि किसी दुर्घटना के बाद व्यक्ति भूख प्यास पर नियंत्रण नहीं कर पाता, इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो बताइए मस्तिष्क के किस भाग से हमें भूख और प्यास का एहसास होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कारण ही हमें भूख प्यास का एहसास होता है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो हमारे स्पाइनल कोड का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का स्पंदन? तो इसका सही जवाब क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कोड है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं उन पर नियंत्रण करती है। तो आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।